अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। इससे पहले आपने ओहम्स लॉ डिस्कस किया था। ओहम्स लॉ में ओहम वाज द साइंटिस्ट कि जिन्होंने डिस्कस किया था कि किसी कंडक्टर में ख़ास किस्म की रुकावट भी पाई जाती है। इसको उसने फ़िज़िकली एक नाम दिया था रेजिस्टेंस का, ठीक है। और रेजिस्टेंस को आपने किसी किस्म की रुकावट के नाम से पढ़ लिया था। लेकिन अब यहाँ पर रेजिस्टेंस पर असर अंदाज होने वाले अवामिल हैं जो कि फैक्टर्स हैं जो किसी ख़ास किस्म के किसी भी मटीरियल पर जो है वो असरअंदाज होते हैं। वो कंडक्टर भी हो सकता है, इंसुलेटर भी हो सकता है, या सेमी कंडक्टर भी हो सकता है। तो यहाँ पर कुछ फैक्टर लिखे हैं, नोट फरमाइएगा। यानी क्रॉस सेक्शनल एरिया, सबसे पहले उस मटेरियल का डिस्कस किया जाएगा, क्रॉस सेक्शनल एरिया। उसके बाद दूसरे नंबर पर उसकी डिस्कस की जाएगी लेंथ। तीसरे नंबर पर उसका डिस्कस किया जाएगा नेचर। नेचर से मुराद यहाँ पे बेटे कंडक्टर है, इंसुलेटर है या सेमी कंडक्टर है। तो उन तीनों के लिए रेजिस्टेंस जो है वो डिफरेंट होगी। तो ये फैक्टर उसलिए मैटर इनके करते हैं। इसके साथ साथ मोस्ट इम्पोर्टेंटली यहाँ पर टेम्परेचर है। अगर टेम्परेचर के बढ़ जाने से यहाँ पर रेजिस्टेंस कम हो जाए या रेजिस्टेंस ज़्यादा हो जाए, जिसमें किसी किस्म की तब्दीली हो, वो वाज़ेह तौर पर दिखाई दे नज़र आएगी। तो यहाँ पर आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है, राइट डाउन द फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस। देयर आर 4 फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेजिस्टेंस। देयर आर 1 is cross sectional area, 2nd is length of the conductor, 3rd is nature of material and 4th one is temperature। उसके बाद डायग्राम को मुलाहिज़ा फरमाइए कि आपके पास कोई भी एक मटेरियल है, ठीक है, उसके आपके पास एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया और लेंथ को मेंशन कर दिया गया है। स्टेटमेंट के मुताबिक आप यहाँ पर इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी या इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस को समझ लें कि रेजिस्टेंस बाकायदा तौर पर किस तरह से इन फैक्टर्स पर असरअंदाज होती है या किस तरह से डायरेक्टली या इन्वर्सली इनके साथ रिलेट करती है। तो सबसे पहले यहाँ पर रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। मतलब लेंथ अगर बढ़ाएंगे तो यहाँ पर रेजिस्टेंस बढ़ जाएगी, लेंथ कम करेंगे रेजिस्टेंस कम हो जाएगी। इसके साथ साथ उसी इनके आपके पास जो रेजिस्टेंस होगी उस क्रॉस सेक्शनल एरिया के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी। मतलब रेजिस्टेंस अगर आप बढ़ाना चाह रहे हैं तो उसका मतलब क्रॉस सेक्शनल एरिया आपको कम करना होगा। अगर एरिया को बढ़ा देंगे तो यहाँ पर ऑटोमेटिकली आपके पास जो रेजिस्टेंस है वो कम हो जाएगी, क्योंकि इन्वर्स रिलेशन है एरिया के साथ और लेंथ के साथ इसका डायरेक्ट रिलेशन है। तो R इज इक्वल टू L, R इज इन्वर्स प्रोपोर्शनल टू 1/A यानी क्रॉस सेक्शनल एरिया। दोनों को कंबाइन कर देंगे तो R लेफ्ट हैंड साइड सेम है। तो ये क्रॉस सेक्शन यानी कि आपके पास साइन है प्रोपोर्शनल साइन एक आ जाएगा। उसके बाद L/A। यहाँ पर आपके पास जो साइन है प्रोपोर्शनल साइन, इसको आप ख़त्म करेंगे तो यहाँ पर स्पेसिफिकली एक ख़ास किस्म का कोई आप कांस्टेंट यहाँ पर लगाते हैं, इंट्रोड्यूस करवाते हैं। तो यहाँ पर R से मुराद रेजिस्टेंस है, L से मुराद लेंथ ऑफ द कंडक्टर है, A से मुराद एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द कंडक्टर है, जो भी मटेरियल आप डिस्कस कर रहे हैं। उसके साथ यहाँ पर एक लफ्ज़ है रो आपके पास स्पेसिफिक रेजिस्टिविटी या इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी के नाम से जानी जाती है। इसको आप स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी कह सकते हैं और इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी भी कह सकते हैं। दोनों तरह से इसका नाम सही है। मतलब रो यहाँ पर जो इस्तेमाल की गई है वो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी के तौर पर इस्तेमाल की गई है। अब रेजिस्टेंस इसकी बात करते हैं। इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी को एग्जैक्टली किस तरह से डिफाइन किया जा सकता है। रेजिस्टेंस ऑफ अ क्यूबिक मीटर ऑफ मटेरियल, किसी भी मटेरियल की अगर आप बात करते हैं रेजिस्टेंस की और उसको आप मेजर करते हैं क्यूबिक मीटर में, m³ में, तो इसका मतलब है यहाँ पर आपका जो रेजिस्टेंस डिस्कस कर रहे हैं वो ख़ास किस्म की रेजिस्टेंस यानी कि स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी को डिस्कस किया जा रहा है, ठीक है। उसके बाद पॉइंट नंबर 2 कि क्या अब टेम्परेचर में, ये हमने पढ़ा है कि एरिया यानी कि किसी भी लेंथ और किसी भी क्रॉस सेक्शन एरिया के लिए रेजिस्टेंस किस तरह बिहेव करती है, टेम्परेचर के लिए किस तरह बिहेव करेगी वो देखिएगा ज़रा। चेंज इन टेम्परेचर ऑन रेजिस्टेंस, क्या टेम्परेचर के चेंज करने से रेजिस्टेंस में कुछ तब्दीली आती है? अगर आती है तो किस तरह की होगी? कंडक्टर के लिए किस तरह होगी, सेमी कंडक्टर के लिए किस तरह होगी, इंसुलेटर के लिए किस तरह होगी? तो सबसे पहले आप यहाँ देखें इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टेंस मेटेलिक कंडक्टर के लिए पहले बात कर लेते हैं। मेटेलिक कंडक्टर्स में मेटल की बात करें, मेटल में एक कॉमन चीज़ पाई जाती है, आपको पता है, वो है फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। यहाँ पे मेंशन है कि रेजिस्टेंस चेंज विद चेंज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर बढ़ा देंगे रेजिस्टेंस ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगी। लेकिन उसके साथ साथ आप बात किसी कर रहे हैं मेटेलिक कंडक्टर की, मेटल में फ्री इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन की वाइब्रेशन की वजह से यहाँ पर क्या होगा, टेम्परेचर, जब आप टेम्परेचर चेंज करेंगे रेजिस्टेंस चेंज होगी। रेजिस्टेंस क्यों चेंज होगी? ड्यू टू
वाइब्रेशन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, मतलब वजह बता रहे हैं यहाँ पर। रेजिस्टेंस तो चेंज होगी टेम्परेचर के चेंज होने से, लेकिन टेम्परेचर के चेंज होने से रेजिस्टेंस चेंज क्यों हो रही है? क्योंकि आप बात कर रहे हैं मेटेलिक कंडक्टर की। मेटेलिक कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन की वाइब्रेटरी मोशन होती है, उसकी वजह से यहाँ पर जो है आपके पास रेजिस्टेंस जो है चेंज हो जाएगी, कम हो, ज़्यादा हो, बढ़ जाए, वेरिएशन लाजमी आएगी। फिलामेंट लैंप की बात कर ले रहे हैं। फिलामेंट लैंप में जो आपके पास रेजिस्टेंस होती है वो इस तरह बिहेव करती है। उसके बाद अगर आप बात करते हैं इफेक्ट ऑफ रेजिस्टेंस ऑन, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टेंस ऑफ सेमीकंडक्टर एंड इंसुलेटर, दोनों की एक साथ बढ़ लेते हैं। उसके लिए आपके पास है कि रेजिस्टेंस यहाँ पर क्या हो गया था, चेंज हो रही थी, बढ़ भी सकती है क्योंकि फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। यहाँ पर ऑटोमेटिकली रेजिस्टेंस क्या होगी, बढ़ रही। यहाँ पे मैंने एक साइन लगाया है आर के ऊपर, एक अपर साइन है कि एक एरो लगा दी है अप साइड पर। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर रेजिस्टेंस बढ़ रही है। यहाँ पर रेजिस्टेंस क्या होगी, डिक्रीज विद द टेम्परेचर ड्यू टू मोबिलिटी ऑफ फ्री चार्ज कैरियर। अब बात कर रहे हैं आप सेमीकंडक्टर या इंसुलेटर की, इनमें अमूमन जो है ना फ्री इलेक्ट्रॉन्स ना होने के बराबर होते हैं। इस वजह से यहाँ पर चार्जेस जो है वो फ्रीली मूव करने के इतने अच्छे से मूव कर नहीं पाते। इस वजह से यहाँ पर रेजिस्टेंस कम होने से टेम्परेचर, इनके रेजिस्टेंस कम हो जाएगी अगर टेम्परेचर आप कम कर देंगे। तो इसमें आप थर्मिस्टर की एग्जांपल ले सकते हैं। थर्मिस्टर का जो सर्किट बना होता है वो बेसिकली सेमीकंडक्टर या इंसुलेटर के पूरे स्ट्रक्चर के मुताबिक बना होता है। इस वजह से यहाँ पर टेम्परेचर के बढ़ जाने से रेजिस्टेंस क्या हो जाती है, टेम्परेचर के कम होने से रेजिस्टेंस कम हो जाती है। इसके अलावा पोटेंशियल डिवाइडर सर्किट की बात कर लेते हैं। ये भी एक किस्म का सर्किट होता है। यहाँ पे डायग्राम में बनाया हुआ है, एक रेजिस्टेंस लगा दी है, एक वोल्टेज लगा दी है। अब बात हम कर रहे हैं सीरीज़ की। अगर सीरीज़ की बात करें, करंट क्या होगा, करंट उसमें एक जैसा रहेगा, सीरीज़ में करंट एक जैसा रहता है, ठीक है। अगर आप बात करते हैं पोटेंशियल डिवाइडर सर्किट की, तो पोटेंशियल डिवाइडर या वोल्टेज डिवाइडर दोनों बात ठीक है। अगर वो कह दे वोल्टेज डिवाइडर सर्किट बताएं या पोटेंशियल डिवाइडर सर्किट बताएं, दोनों एक ही चीज़ें हैं। इज अ सर्किट दैट डिवाइड्स अ वोल्टेज इनटू स्मॉलर पार्ट यूजिंग रेजिस्टर। ये देखें आपके सामने ही है। आप एक वोल्टेज लगाकर रेजिस्टेंस, बेशुमार रेजिस्टेंस में इसको कन्वर्ट कर दिया है, ठीक है। डिवाइड्स अ वोल्टेज इनटू स्मॉलर पार्ट। अब यहाँ से जो वोल्टेज आ रही है वो छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड हो गई है, ठीक है। यानी कि पॉइंट हमने मेंशन कर दिया, पॉइंट ए, पॉइंट बी। अगर आप देखेंगे पॉजिटिव की तरफ मूव कर रहे हैं, यहाँ से मूव करते हुए ए पॉइंट पर आएगी, तो यहाँ पर छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड कर दिया है, जिससे आपके पास ये एक डिवाइडर के तौर पर सर्किट बन गया। इसको पोटेंशियल सर्किट या वोल्टेज सर्किट का नाम दे सकते हैं। मैथमेटिकली अगर इसको देखना चाहें तो सबसे पहले बात भी यही बताइए आपको कि हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं कम्बिनेशन को। कौन सी कम्बिनेशन को डिस्कस कर रहे हैं, रजिस्टर के। कौन से कम्बिनेशन को, सीरीज़ को। अगर हम सीरीज़ को डिस्कस कर रहे हैं तो अब यहाँ पे बात याद रखिएगा कि वोल्टेज V इज इक्वल टू वोल्टेज अक्रॉस R1 होती है, V2 आपके पास वोल्टेज अक्रॉस R2 होती है। इस वजह से V इज इक्वल टू V1 प्लस V2, मतलब टोटल जो वोल्टेज होती है वो तमाम वोल्टेजेस का सम होती है। लेकिन यहाँ पर जो रेजिस्टेंस RE, जिनके इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होती है वो R1 प्लस R2 होती है, या जितनी भी आप रेजिस्टेंस लगाई जाएंगी। यहाँ पर तो हमने R1 और R2 मेंशन की, R3, R4, R5 इन सब में ऐड हो जाएगी तो वो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के तौर पर आएगी। अच्छा, ये इक्वेशन कहाँ से आई है? ये इक्वेशन आई है हमारे पास V इज इक्वल टू IR से। V इज इक्वल टू IR आपने पढ़ा था ओम्स लॉ, ठीक है। V इज इक्वल टू IR आपने पढ़ा था ओम्स लॉ। ये ओम्स लॉ की इक्वेशन से ही हमने फर्दर इस यानी कि पोटेंशियल डिवाइडर सर्किट को मज़ीद सॉल्व किया। यहाँ पर V1 इज इक्वल टू IR1, ठीक है। V1 इज इक्वल टू IR, I इज इक्वल टू V ओवर RE इज इक्वल टू R1 एज इट इज आ गया। RE का मतलब यहाँ पर क्या है, R1 प्लस R2 यहाँ मेंशन कर दिया है। इस तरह से V2 इज इक्वल टू IR2, V ओवर RE मल्टीप्लाई बाय R2। यहाँ पर RE क्या है, R1 प्लस R2 एज इट इज V ओवर R1 R2 इंटू R2। ये हमारे पास पोटेंशियल डिवाइडर सर्किट के लिए अगर हमने पहली वोल्टेज मालूम करनी होगी, दूसरी वोल्टेज मालूम करनी होगी, तीसरी वोल्टेज मालूम करनी होगी, तो सेम यही इक्वेशन हम आगे फर्दर चलाते रहेंगे, ठीक है। VN तक भी चला सकते हैं। ये आज का टॉपिक था, आप इसको अच्छे से रिवाइज कीजिएगा।